खुश आमदीद। आज हम तफरीह और मीडिया की दुनिया की गहराई में जा रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही तेजी से बदल भी रही है। जी बिल्कुल। और ये तब्दीली हर जगह है। मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ की रफ्तार से लेकर मशहूर शख्सियात पर हमारी नज़र तक। और स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने तो देखने का अंदाज ही बदल दिया है। हाँ, और फिर उसके पीछे जो अरबों डॉलर की मईशत है, और अब तो मस्नुई ज़हानत यानी एआई, उसका किरदार भी बढ़ता जा रहा है। आज की गुफ्तगू के लिए हमारे पास मवाद भी काफ़ी है। बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, CNN, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, BBC पिजन, मेरको प्रेस, इन सब की रिपोर्ट्स। और साथ में हिलारस पब्लिशर और ग्लोबल मीडिया जर्नल के तहकीकी मज़ामीन भी हैं, ख़ास तौर पर तफरीही सहाफ़त और स्ट्रीमिंग पर। ओह, और PwC की वो तफसीली इंडस्ट्री आउटलुक रिपोर्ट भी है। जी, वो मौशी रुझानात को समझने के लिए बहुत अहम है। फिर कोरियन एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए सूम्पी है, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स जैसे वो टिकटॉक पर टेलर स्विफ्ट की बातें चल रही हैं। तो मकसद ये है कि इन सब जराए को मिलाकर समझें कि आखिर तफरीह की दुनिया जा कहाँ रही है, कौन सी चीजें उसे चला रही हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, चलें शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं उस चीज से जो अक्सर सबसे ज्यादा नजर आती है, खबरों का ना रुकने वाला सिलसिला और जाहिर है मशहूर शख्सियात पर तवज्जो। हाँ, ये तो हमेशा ही गर्मा गर्म मौजू रहता है। CNN की एक हालिया मिसाल ही ले लें। एक ही नशरियात में अचानक दो बिल्कुल मुख्तलिफ बड़ी खबरें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सिविल फ्रॉड जुर्माने का खात्मा, और दूसरी तरफ मेनेंडेज ब्रादरान की मुमकिना रिहाई के लिए पेरोल की समात शुरू हो गई। बिल्कुल ये दिखाता है कि खबरें कितनी तेजी से आती हैं और कितनी गैर मुतवक्के भी हो सकती हैं। और ये मेनेंडेज केस खुद भी एक दिलचस्प मिसाल है। 1989 का केस है, वालिदैन का कत्ल। जी, उम्र कैद हुई थी उन्हें। हाँ, उम्र कैद। उनका मौकिफ था कि वो अपना दिफा कर रहे थे मुबैना जिनसी इस्तेसाल की वजह से। लेकिन अब इतने सालों बाद ये दोबारा कैसे सामने आ गया? वो कैलिफोर्निया में एक नया कानून आया है, यूथफुल ऑफेंडर कानून। चूंकि जुर्म के वक्त वो नौजवान थे, एक 18 का, दूसरा 21 का, तो उनकी सजा पर नजरे सानी हुई। अच्छा, तो सजा कम हो गई? हाँ, कम होकर 50 साल ताउम्र कैद हो गई है। इससे पेरोल का रास्ता खुल गया। एक जज ने तो कहा भी कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, अगरचे फैसला तो पेरोल बोर्ड ही करेगा। और नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री ने भी तो इसमें दिलचस्पी बढ़ाई होगी। यकीनन, उससे अवामी दिलचस्पी बहुत बढ़ी, और यहीं से तफरीही सहाफत का किरदार अहम हो जाता है। अच्छा, तो ये जो हिलारेस और ग्लोबल मीडिया जर्नल के मज़ामीन हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो बताते हैं कि तफरीही सहाफत सिर्फ खबरें पहुंचाने का काम नहीं करती। ये मशहूर शख्सियात और अवाम के बीच एक पुल की तरह है। मकबूल कल्चर को बनाने में इसका बड़ा हाथ है। मतलब ये सिर्फ रेड कारपेट इवेंट्स या नई फिल्मों की रिलीज तक महदूद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो है ही इंटरव्यूज, जायजे, अवार्ड शोज की कवरेज, लेकिन ये इससे आगे भी जाती है। कभी पर्दे के पीछे के झगड़ों को सामने लाना, इंडस्ट्री की सियासत, कभी-कभी तो तहकीकाती रिपोर्टिंग भी। तो ये किसी की इमेज बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल, पब्लिक रिलेशंस पर इसका बहुत गहरा असर होता है। लेकिन इस काम में मुश्किलात भी तो होंगी, खास तौर पर आजकल जब सोशल मीडिया हर तरफ है। वो बहुत ज्यादा। एक तो है सनसनीखेजी का दबाव, जिसे टैब्लोडाइजेशन कहते हैं, खबर को ज्यादा चटपटा बनाकर पेश करना। हाँ, वो तो है। दूसरा, मालूमात तक रसाई अक्सर मुश्किल होती है। सेलिब्रिटीज और उनकी टीमें कंट्रोल रखती हैं। फिर सोशल मीडिया का शोर है, अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं कि सच्चाई दब जाती है। और वो तवाजुन कायम रखना अवामी दिलचस्पी और किसी की निजी जिंदगी के एहतराम के बीच, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ऊपर से क्लिक बेट का दबाव, ऐसी हेडलाइंस लगाना कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। अगर हम हालिया खबरों को देखें तो ये सब चीजें नजर आती हैं। कानूनी मसले ही देख लें, स्काई न्यूज़ और फॉक्स न्यूज़ बता रहे थे नोएल क्लार्क अपना हद तक इज्जत का मुकदमा हार गए, डिडी का ज्यूरी फैसला, मेनेंडेज ब्रदरान की पेरोल। जी, और वो खनी कैप रैपर की अदालत में पेशी, काइल क्रिजली का पुलिस पर मुकदमा, केटी पेरी का घरवाला तनाज़ा, लिस्ट लंबी है। सेहत के मसाइल भी फौरन खबर बन जाते हैं। लिल नाज़ एक्स का अस्पताल जाना, ऑस्टिन बटलर को फिल्मिंग के दौरान जो हुआ। हाँ, और सुम्पी के मुताबिक कोरियन अदाकारा पाक मी सन की एजेंसी को बाकायदा बयान देना पड़ा उनकी सेहत से मुतालिक अफवाहों पर। यह दिखाता है कि पब्लिक में रहना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। फिर करियर की खबरें हैं। मिली बॉबी ब्राउन ने बच्चा गोद लिया,
रेड वेलवेट की वेंडी का वर्ल्ड टूर, मेसी और सुआरेज का वो यूरुग्वाय में नया फुटबॉल क्लब, छाओ उन वू की फौजी भर्ती पर बातचीत, के ड्रामा के नए शोज के ट्रेलर्स। इंडस्ट्री की अंदरूनी खबरें भी आती रहती हैं। बीच बॉयज का पुराना झगड़ा फिर से गर्म हो गया, स्काई न्यूज ने ससेक्स की नई नेटफ्लिक्स डील का तज्जिया किया। और अमवात की खबरें भी आती हैं। हालांकि कभी-कभी जैसे बीबीसी पिजन की कुछ रिपोर्ट्स के साथ हुआ, उनमें थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। वो हमेशा 100% दुरुस्त नहीं होती। और फिर हैं टेलर स्विफ्ट, वो तो एक अलग ही कैटेगरी लगती हैं। टिकटॉक हो या फॉक्स न्यूज, हर जगह उनका जिक्र है। हाँ, वो एक फिनोमिनन है। उनकी मार्केटिंग की ताकत, उनके फैंस की मोबिलाइजेशन। और अब तो उनके मुमकिना सियासी असर रसूख पर भी बहस हो रही है। फॉक्स न्यूज ने तो टिकटॉक की वो थ्योरी भी रिपोर्ट की कि वो पेंटागन की एसेट है। जी, हम यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसी थ्योरी रिपोर्ट हुई है। इसकी सच्चाई पर हम कोई राय नहीं दे रहे, लेकिन ये दिखाता है कि मीडिया की नज़र उन पर कितनी गहरी है। तो ये सारी तवज्जो मशहूर शख्सियात पर है, लेकिन ये सिर्फ चमक दमक का मामला नहीं, ये एक बहुत बड़ी बदलती हुई इंडस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं, ये तफरीह की दुनिया खुद कैसे बदल रही है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और पैसे के लिहाज से। हाँ, ये हिस्सा वाकई दिलचस्प है। PwC की वो ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी। 2024 में अंदाजन $2.9 ट्रिलियन की, और अंदाजा है कि 2029 तक ये $3.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ये आलमी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस तब्दीली में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? स्ट्रीमिंग का ही ना? बिलाशुबा। ग्लोबल मीडिया जर्नल ने इसकी तारीख भी बताई है। 2005 में यूट्यूब आया, फिर 2007 में नेटफ्लिक्स का डीवीडी से स्ट्रीमिंग पर आना, वो एक गेम चेंजर था। और 2008 में स्पॉटिफाई ने मसीकी के लिए वही किया। जी, और इसके असरात तो हम सब रोजमर्रा महसूस करते हैं। रिवायती टीवी, केबल का जवाल, जिसे कॉर्ड कटिंग कहते हैं। हाँ, लोग केबल कटवा कर स्ट्रीमिंग पर जा रहे हैं। और बिंज वॉचिंग का कल्चर, एक साथ पूरी सीरीज देख लेना। सिनेमा पर भी असर पड़ा, खासतौर पर कोविड के बाद। मौसीकी की सनत तो बिल्कुल ही बदल गई। रॉयल्टी का सारा निजाम। पॉडकास्ट की मकबूलियत बढ़ी। और अब तो लाइव इवेंट्स, खेल, सब कुछ स्ट्रीम हो रहा है। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं लगता। स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी तो मसाइल होंगे। बहुत ज्यादा। मवाद बनाने या खरीदने के लाइसेंसिंग के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मुकाबला शदीद है। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो, HBO मैक्स, एप्पल TV प्लस, ये तो बड़े नाम हैं, पर हर मुल्क में मुकामी प्लेटफॉर्म्स अलग हैं। और हम जैसे देखने वालों के लिए सब्सक्रिप्शन थकावट का मसला है। इतनी सारी सर्विसेज, किस किस के लिए पैसे दें? बिल्कुल। और यहीं से PwC की रिपोर्ट की एक बहुत अहम बात सामने आती है कि पैसा अब कहाँ जा रहा है। और सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि इश्तिहारात, वो अब सार्फिन के बराह रास्त खर्च यानी सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह से आगे निकल रहे हैं। अच्छा, मतलब कंपनियां अब इश्तिहारात से ज्यादा कमा रही हैं सब्सक्रिप्शन के मुकाबले में? जी हाँ, 2024 में ही इश्तिहारात की आमदनी सार्फिन के खर्च से ज्यादा हो गई है। और अंदाजा है कि 2029 तक ये फर्क $300 बिलियन का हो जाएगा। वाओ! इश्तिहारात की आमदनी सालाना 6.1% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि सार्फिन का खर्च सिर्फ 2.0%। और 2029 तक कुल डिजिटल इश्तिहारात का हिस्सा 80% तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में जो हम देखेंगे उस पर इश्तिहारों का असर और ज्यादा होगा। कंपनियां अपनी हिकमत अमली बदल रही होंगी। यकीनन, हम एवोड का उरूज देख रहे हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो ऑन डिमांड। आप इश्तिहार देखें और मवाद मुफ्त या कम कीमत पर हासिल करें। नेटफ्लिक्स का एड सपोर्टेड प्लान या प्राइम वीडियो का भारत में तजुर्बा, ये सब उसी तरफ इशारा है। बिल्कुल। गेमिंग में भी इश्तिहारात बहुत अहम हो गए हैं। अंदाजा है कि 2029 तक गेमिंग की कुल आमदनी का तकरीबन 38.5% इश्तिहारात से आएगा। और आपने रिटेल मीडिया का भी जिक्र किया था, वो क्या चीज है? ये एक नया और तेजी से बढ़ता हुआ शोबा है। मतलब बड़े रिटेलर्स जैसे Amazon या वॉलमार्ट अपनी वेबसाइट्स और ऐप्स पर इश्तिहारी जगह बेच रहे हैं। Amazon की इश्तिहारी आमदनी $50 बिलियन से ज्यादा है, वॉलमार्ट की $4 बिलियन से ज्यादा। अच्छा। यहाँ तक कि जापान में फैमिली मार्ट जैसे छोटे स्टोर्स भी अपनी दुकानों में लगी डिजिटल स्क्रीनों पर इश्तिहार चला रहे हैं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो भी बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है। खासतौर पर चीन में डोयन,
टिकटॉक का चीनी वर्जन, और भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स। पीडब्ल्यूसी कहता है कि यूट्यूब ने सिर्फ 2024 में भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स को तकरीबन $2.8 बिलियन दिए, और ये अगले साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। तो स्ट्रीमिंग और पे टीवी यानी केबल वगैरह का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? पीडब्ल्यूसी का अंदाजा है कि 2027 एक अहम साल होगा जब ओटीटी यानी स्ट्रीमिंग से होने वाली सारिफीन की आमदनी पे टीवी से ज्यादा हो जाएगी। हम हाइब्रिड मॉडल देख रहे हैं, मतलब एक ही सर्विस के एड फ्री और एड सपोर्टेड ऑप्शंस। कीमतें बढ़ रही हैं और शायद कुछ कंपनियां आपस में मिल भी जाएं, जैसे डिज्नी और फॉक्स मिले थे। और ये रुझानात क्या पूरी दुनिया में एक जैसे हैं? हैं तो आलमी, लेकिन मुकामी फर्क के साथ। भारत में जियो सिनेमा, जो डिज्नी और रिलायंस के इंतजाम से बना है, वो एक बड़ी मिसाल है। चीन में वो मुख्तसर दौरानिये के माइक्रो ड्रामे बहुत चल रहे हैं। अच्छा। ब्राजील में ग्लोबो प्ले मुकामी मवाद पर जोर दे रहा है। प्लस एसबीटी जैसी नई मुफ्त एड सपोर्टेड सर्विसेज आ रही हैं। कंपनियां आलमी सतह पर फैलने के साथ साथ मुकामी पसंद नापसंद का भी ख्याल रख रही हैं। इतनी सारी डिजिटल तब्दीली हो रही है, लेकिन क्या लोग अब भी घर से बाहर निकलकर तफरीह हासिल करना चाहते हैं? सिनेमा जाना, कॉन्सर्ट में जाना? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है हाँ बिल्कुल, 2024 में भी सारिफीन की तफरीही आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा ऑफलाइन तजुर्बात पर खर्च हुआ, और अंदाजा है कि 2029 में भी ये अक्सरियत में रहेगा। ये तो हैरानी की बात है, इतने डिजिटल दौर में। जी, लेकिन लोग अब भी लाइव तजुर्बात की कदर करते हैं। लाइव मौसीकी को देखें, लास वेगस का वो नया स्फीयर एरिना, क्रिस ब्राउन का जनूबी अफ्रीका में रिकॉर्ड तोड़ शो, ईसान चान का चीन में कामयाब टूर, हांगकांग का नया काईटैक स्पोर्ट्स पार्क, या लेडी गागा का रियो में मुफ्त कॉन्सर्ट, जिससे मकामी मईशत को $100 मिलियन का फायदा हुआ। ये सब दिखाता है कि लाइव इवेंट्स की मांग बहुत मजबूत है। और सिनेमा का क्या हाल है? लोग जा रहे हैं सिनेमा? सिनेमा भी वापस आ रहा है। आलमी बॉक्स ऑफिस 2024 में $33 बिलियन से बढ़कर 2029 तक $41.5 बिलियन तक जाने की उम्मीद है। और दिलचस्प बात यह है कि मकामी फिल्में ज्यादा चल रही हैं। अच्छा। चीन की वो एनिमेटेड फिल्म नीज़्या 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ब्राजील में मकामी फिल्मों का हिस्सा बढ़ रहा है। जापान में तो एनिमे फिल्में हॉलीवुड पर हावी हैं। 2024 की टॉप 2 फिल्में एनिमे थीं, और इन सब में गेमिंग को नहीं भूलना चाहिए। वो तो एक असली पावर हाउस है। हाँ, इसके नंबर्स तो बहुत बड़े थे। 2024 में $223 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री, जो 2029 तक तकरीबन $300 बिलियन तक जा सकती है। जबरदस्त। इसमें क्या खास ट्रेंड्स हैं? सबकी नजरें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 पर हैं। चीन की पहली बड़ी बजट वाली गेम ब्लैक मिथ वोकोंग ने फरोख्त के रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा, वो वाली गेम। जापान में वीट्यूबर्स, यानी वो वर्चुअल यूट्यूबर्स जो अवतार इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग कल्चर का अहम हिस्सा बन गए हैं। और भारत की गेमिंग मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्राफ्टन जैसी कंपनियां वहां बड़ी सरमायाकारी कर रही हैं। तो मजमूई तौर पर पीडब्ल्यूसी के मुताबिक कौन से इलाके सबसे तेजी से बढ़ेंगे? भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब में तरक्की की रफ्तार सबसे तेज रहने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका और चीन सबसे बड़ी मार्केटें तो रहेंगी ही। ठीक है। इन तमाम तब्दीलियों के बीच अब एक और चीज सामने आ रही है जो शायद सब कुछ बदल दे, मसनूई ज़हानत यानी एआई। जी, एआई का जिक्र तो आजकल हर जगह है। ये वाकई एक बड़ा डिसरप्टर बनकर उभर रहा है। तफरीह की दुनिया पर इसके क्या असरात हो सकते हैं? पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? एआई कई तरह से असर डाल रहा है। पहला तो है सर्च एडवर्टाइजिंग। जेन एआई, यानी जो खुद से खुलासे बना सकता है, जैसे गूगल के एआई ओवरव्यूज। हाँ, वो मैंने देखे हैं। वो रिवायती सर्च इश्तिहारों के लिए चैलेंज बन सकता है। हो सकता है सारिफ लिंक्स पर क्लिक ही ना करें। लेकिन क्या एआई प्लेटफॉर्म खुद इश्तिहार नहीं दिखा सकते? बिल्कुल, और ओपन एआई जैसी कंपनियां इस पर गौर कर रही हैं, तो ये मतलब दोनों तरफ जा सकता है। इससे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा खेल बदल जाएगा। वेबसाइट्स को अपनी मालूमात एआई के लिए बेहतर बनानी होंगी। और मवाद बनाने में, प्रोडक्शन में एआई का क्या किरदार है? यहाँ एआई कारकर्दगी बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकता है। फिल्में, गेम्स, मूसीकी की तैयारी में, खासतौर पर AAA गेम्स जो बहुत बड़े बजट की होती हैं, जिनमें सालों लग जाते हैं। जी,
एआई उनमें किरदारों की प्रोग्रामिंग या गेम की दुनिया में चीजें रखने जैसे काम बहुत तेज कर सकता है। और ये सिर्फ गेम्स की बात नहीं, एआई टीवी इश्तेहारात बनाना भी सस्ता और आसान कर सकता है। इससे छोटे कारोबार भी कनेक्टेड टीवी यानी इंटरनेट वाले टीवी पर इश्तेहार दे सकेंगे। पीडब्ल्यूसी कहता है कि कनेक्टेड टीवी पर इश्तेहारात का हिस्सा 2024 में 21.5% से बढ़कर 2029 तक तकरीबन 45% हो जाएगा। क्या मुख्तलिफ ममालिक एआई को मुख्तलिफ तरीकों से अपना रहे? हाँ, अपनी अपनी ज़रूरत और ताकत के मुताबिक। जापान में एनिमे स्टूडियोज एआई को पस मंज़र बनाने या कहानी के खाके बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे काम वापस जापान में हो रहा है, जो पहले शायद बाहर होता था। टोय एनिमेशन जैसी कंपनियों ने बाकायदा सरमायाकारी की है। और भारत में? भारत में ज़ोमैटो जैसी कंपनियां एआई को इस्तेमाल करके सारिफीन के लिए ज़्यादा ज़ाती इश्तिहारी मुहिमें बना रही हैं। चीन में बड़ी टेक कंपनियां टेंसेंट, बाइटडांस, अलीबाबा वो एआई को अपनी मेन ऐप्स जैसे वीचैट, डोइन, क्वार्क में ही शामिल कर रही हैं ताकि वहीं सारिफीन को एआई का सहूलत मिल जाए। लेकिन एआई के साथ कुछ डर भी तो जुड़े हैं। मुलाजमतों का क्या होगा? कॉपीराइट के मसाइल? ये बहुत अहम सवालात हैं। मुलाजमतों पर असर, ख़ासतौर पर तख्लीकी शोबों में, ये एक बड़ा खदशा है। रेगुलेशन की ज़रूरत है। और कॉपीराइट, ये बहुत पेचीदा मसला है। क्या एआई को ट्रेन करने के लिए फनकारों का काम बगैर इजाज़त इस्तेमाल किया जा सकता है? एल्टन जॉन की वो मुहिम इसी तरफ इशारा करती है। तो इन मामलों पर वजाहत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या एआई सिर्फ काम आसान करने का जरिया है या इससे कुछ नया भी हो सकता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एआई का असल पोटेंशियल शायद सिर्फ कारकर्दगी बढ़ाने से आगे है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि जब कंपनियां एआई को सिर्फ एक आला नहीं बल्कि जिद्दत तराजी में एक साथी के तौर पर देखेंगी तो ये हमारी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ावा दे सकता है। अच्छा, ये ऐसे तजुर्बात बनाने में मदद कर सकता है जो पहले से कहीं ज्यादा जाती, मुताल्लिका और दिलचस्प हों। तो आज की इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकलता है? ये तो साफ है कि तफरीह की दुनिया बहुत बड़ी है और मुसलसल बदल रही है। स्ट्रीमिंग ने सब कुछ बदला, लेकिन अब इश्तिहारात उसकी मईशत को चला रहे हैं। जी, एआई अगली बड़ी लहर लगती है, लेकिन इन सब डिजिटल चीज़ों के बावजूद लोग अब भी हकीकी दुनिया के तजुर्बात, लाइव मौसीकी, सिनेमा, उनकी कद्र करते हैं। बिल्कुल। और ये जायजा उन जराए पर मबनी था जो हमारे पास थे। ये इस पेचीदा दुनिया की सिर्फ एक झलक है। तस्वीर मुसलसल बदल रही है। और आखिर में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। तफरीह के मुस्तकबिल में एआई हमारी तख्लीकी सलाहियतों को सिर्फ एक नया टूल देगा या ये खुद तख्लीककार बन जाएगा? और इस बदलते हुए मंजरनामे में हम सब बतौर सारिफ इतने सारे इंतखाब और तब्दीलियों के बीच अपना रास्ता कैसे तलाश करेंगे? ये वाकई सोचने की बात है।